साथियों, आज हम यूपी टेट की सीरीज में लेकर आए हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 80+ क्वेश्चन। और ये बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किए हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आएंगे और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपकी आगे आने वाली यूपी टेट परीक्षा के लिए। तो शुरू करते हैं। निम्न में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? प्लेटो, सुकरात, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर अरस्तु? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अरस्तु, तो ये अरस्तु जीव विज्ञान के जनक थे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी कुछ और ऑप्शन के बारे में। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, यूनान के दार्शनिक थे प्लेटो, और ये अरस्तु के गुरु थे। और इसके अलावा ये सुकरात प्लेटो के गुरु थे, और ये भी क्या थे, ये भी बहुत फेमस फिलोसफर यानी कि दार्शनिक थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये भी सब आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोफ्रेस्ट को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति विज्ञान। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्ट ने डिस्टोरिया प्लेटरनम नामक बुक लिखी थी और उसमें 500 पौधों का वर्गीकरण और विवरण दिया था। तो बाकी भी हमें थोड़ा याद रखना चाहिए कि रसायन विज्ञान के जनक कौन से थे? एंटोनी लेबोजियर। भौतिक विज्ञान के किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली, न्यूटन और आइंस्टीन, इन सबको माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध उभयचरों के अध्ययन से है? हर्पेटोलॉजी, इथोलॉजी, मैगोलॉजी या मार्फोलॉजी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध उभयचरों के अध्ययन से है। इसके अलावा इथोलॉजी पशुओं और जीवों के व्यवहार का अध्ययन करता है, मैगोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन होता है, और मार्फोलॉजी में जीवों की बाहरी संरचना और आकार का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है कहलाती है? हमारे ऑप्शन हैं पोमोलॉजी, कृषि विज्ञान, ओलेरीकल्चर या फिर मधुमक्खी पालन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओलेरीकल्चर। बागवानी की जो शाखा जिसमें सब्जियों का उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन से संबंधित है उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? संघ, वर्ग, कुल, गण, प्रजाति, वंश। संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश, प्रजाति। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। संघ, गण, कुल, वर्ग, वंश, प्रजाति। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा पद अनुक्रम है प्राणी वर्गीकरण का वो संघ है। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और फिर प्रजाति। तो इस क्रम को आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन से समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? कवक, प्रोटिस्टा, प्लांटी या मोनेरा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे संबंधित होता है? प्लास्टिडों से, झिल्ली में पुटिकाओं से, केंद्रकाभों से या गुणसूत्रों से? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झिल्ली में पुटिकाओं से। प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्ली में पुटिकाओं से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है? तो अमीबा कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है? हमारे ऑप्शन हैं प्रकाश संश्लेषण,
प्रसार, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन ये प्राप्त करता है। तो एंडोसाइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसमें कोशिका अपनी लचीली प्लाज्मा झिल्ली का उपयोग करके बाहरी वातावरण से भोजन और अन्य पदार्थों को घेर कर अंदर कर लेती है। देखिए, याद रखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये अपने पादाब या नकली पैरों को भोजन के कण के चारों ओर फैलाकर उसे पूरी तरह घेर लेता है और एक खाद्य रिक्तिका बनाकर उसे शरीर के अंदर ले जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? कोशिका द्रव्य, खाद्य रसधानी, प्लाज्मा झिल्ली या संकुचनशील रसधानी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संकुचनशील रसधानी। तो जो संकुचनशील रसधानी है वो जल संतुलन, अमीबा क्या होता है, मीठे पानी में रहता है जिससे उसके शरीर में लगातार पानी प्रवेश करता रहता है। तो जो संकुचनशील रसधानी होती हैं इस अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करती हैं और पानी भरने पर ये बड़ी हो जाती हैं और सतह पर जाकर फट जाती हैं जिससे जल का संतुलन बना रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मृत जीवी है? अमरबेल, राइजोपस, स्पाइरोगाइरा या फिर घास? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइजोपस। जो कवक है ये क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। मृत जीवी किसे कहते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मृत जीवी होते हैं। और ये ऊपर देखिए अमरबेल, ये क्या होती है, ये परजीवी होती है। स्पाइरोगाइरा हरा शैवाल होता है और घास को तो सब जानते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? राइजोपस, ब्रायोफिल्म, प्लेनेरिया या हाइड्रा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइजोपस। जो राइजोपस है वो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। ये एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, काइटिन या लिग्निन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काइटिन। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है और जो पौधे होते हैं उनकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य कवक है? राइजोपस, मोरेल, एगेरिकस या पेनिसिलियम? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरेल एक खाद्य कवक है। ठीक है, मोरेल एक खाद्य कवक है। तो वैसे जो एगेरिकस है वो भी खाद्य कवक ही होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें ये की के अकॉर्डिंग आंसर है, तो वो आप देख लीजिएगा कि खाद्य कवक क्या हैं, दोनों ही हैं। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जब आया हुआ था तो इसमें आंसर बी को माना गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी? यानी कि ल्यूवेनहोक ने एकल कोशिकीय जीवन रूपों की खोज कब की थी? हमारे ऑप्शन हैं 1774, 1884, 1837 और 1674। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1674 में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ये एक डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1674 में अपने स्वयं के बनाए उन्नत सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके तालाब में पानी में जीवित एकल कोशिका वाले जीवों की खोज की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डी, प्लाज्मोलाइसिस, साइटोलाइसिस, प्रकाश संश्लेषण या प्लाज्मोलाइसिस? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलाइसिस। क्या आंसर है हमारा? प्लाज्मोलाइसिस। तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जब एक पादप कोशिका को अति पराशरी घोल में रखा जाता है तो वही परासरण के कारण कोशिका से पानी बाहर
निकल जाता है यानी कि संकुचन, और पानी की कमी से कोशिका का जीव द्रव्य संकुचित या सिकुड़ जाता है और जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्गी कॉय या माइटोकॉन्ड्रिया? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका ये जो होती है हमारी चिकनी होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर SER, कई दवाओं और जहरों का विसहरण करने में इसकी भूमिका रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता, यानी किस में नहीं पाया जाता है? यीस्ट, जीवाणु, शैवाल या फिर कवक? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोल्गी कॉय में परिपक्व भाग होता है, गोलाकार, उत्तल, द्विअवतल या फिर अवतल? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवतल। गोल्गी काय में जो परिपक्व भाग होता है वो क्या होता है? अवतल होता है। गोल्जिकाओं में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक उसका निर्माणकारी भाग होता है जो उत्तल होता है, और एक परिपक्व भाग होता है जो क्या होता है? अवतल होता है। तो दोनों को ही याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित किया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ल्यूकोप्लास्ट या फिर रिक्तिकाएं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोप्लास्ट। क्या है ये? ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाने वाला एक रंगहीन लवक है और इसका मुख्य कार्य स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों का संचय करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है? हमारे ऑप्शन है वेटालेंस, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड या एंथोसाइनिन। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन। क्या है? एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन के कारण प्याज में लाल रंग होता है। और इसके अलावा जो क्लोरोफिल है वो सब जानते ही हैं, हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, और कैरोटीनॉइड गाजर, टमाटर जैसे फलों में पीला, नारंगी या लाल रंग देता है, और जो बेटालेंस है वो मुख्य रूप से चुकंदर में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के कौन से तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है? हरे और नीले, हरे और लाल, लाल और नीले या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल और नीले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल रंग के तरंगदैर्ध्य को सबसे अधिक अवशोषित करता है, जबकि वो हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं करता बल्कि उसे परावर्तित करता है। इसी वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र और DNA निम्नलिखित में किससे बने होते हैं? लिपिड, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। गुणसूत्र और DNA प्रोटीन के बने हुए होते हैं, विशेषकर हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर ये बने हुए हैं। DNA एक बहुत लंबा अणु होता है, इसे कोशिका के केंद्रक में सुरक्षित रखने के लिए प्रोटीन की मदद से एक सघन संरचना में लपेटा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में कायस मेटा का निर्माण होता है? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या फिर टीलोफेज? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेज। प्रोफेज ये क्या है? ये पहला चरण होता है जहाँ गुणसूत्र जो कि क्रोमेटिन धागे के रूप में होते हैं वो सिकुड़ कर स्पष्ट और घने हो जाते हैं,
और इसके अलावा जो मेटाफेज है, ये सभी गुणसूत्र कोशिका के केंद्र या मध्य रेखा पर एक कतार में व्यवस्थित हो जाते हैं इस फेज में। फिर इसके बाद एनाफेज है। इस चरण में गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। और उसके बाद टेलीफेज, इसमें अंतिम चरण है। यहाँ नए नाभिकों का निर्माण होता है और इस टेलीफेज के बाद या इसके साथ ही कोशिका का द्रव्य भी बीच से विभाजित हो जाता है, जिससे कि एकमात्र कोशिका यानी कि पेरेंटल सेल से दो समान संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, वसा और तंतु से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है या रफेज से बनी होती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। हमारे ऑप्शन एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या फिर प्रोफेज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तारक केंद्र, लोकस, सैटेलाइट बॉडी या प्राथमिक संकीर्णन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुणसूत्र बिंदु को प्राथमिक संकीर्णन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों से जलवाष्प के रूप में कौन सी प्रक्रिया द्वारा निकलता है? जो पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसके द्वारा निकलता है? लताओं, परिवहन, सिरा विन्यास या फिर बाष्पोत्सर्जन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही जल वाष्प के रूप में पत्तियों से जल निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऊंचे पेड़ों में दारू यानी कि जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति के सहायक होते हैं वे कौन कौन से हैं? देखिए, जो जाइलम ऊतक है उसी के द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ रहा है। जाइलम यानी कि जल, इससे याद रखिएगा, शायद पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो, जो कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन की दो वीडियो बना दी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर से ज़रूर देख लें। उसमें सारे के सारे PYQ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया हुआ है। अब देखिए, तो इसमें जो जाइलम है वो क्या होता है? एक ऊतक है जो जल को ऊपर की ओर चढ़ाता है और हमें पता है गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है, तो इसलिए उसके विपरीत ये जो है चढ़ता है जल, उसमें कौन कौन से बल सहायक होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं सहायक होती हैं? उसके ऑप्शन है श्वसन और ससंजन, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ससंजन और आसंजन, मूलदाब, ससंजन और आसंजन, बाष्पोत्सर्जन और आसंजन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ससंजन और आसंजन। इन सब बलों के बारे में विस्तार से पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, पौधों की संरचना का कार्य से मिलान कीजिए। रंध्र, एक तरफ है रंध्र, जाइलम, जड़ों के रोम, फ्लोएम, और दूसरे वाले ऑप्शन में है बाष्पोत्सर्जन, जल का परिवहन, जल अवशोषण और भोजन का परिवहन। तो देखिए क्या फिट बैठता है। हमें पता है जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है, यानी कि मैच है ये। जाइलम यानी कि जल का परिवहन, अभी बात हुई थी। जड़ों के रोम जल को अवशोषण करते हैं भूमि से, और फ्लोएम क्या करता है? वो भोजन का परिवहन करता है। तो यानी कि ये सब के सब मैच हैं। तो जो हमारा आंसर है वो बैठेगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो बैठता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। A1, B2, C3, D4, यानी कि सबके सब मैच हैं ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटभक्षी पादप का उदाहरण है टैगेरीज, नेपेंथीज, लॉरेंथस या कस्कुटा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपेंथीज कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो कीटभक्षी पौधा क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का शिकार ये करता है। तो नेपेंथीज, जिसे खटपर्णी भी कहा जाता है, वो कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम या फिर हाइड्रोजन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल में हमारे कार्बन और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब होते हैं। क्लोरोफिल का जो फार्मूला होता है वो होता है C55 H72 O5 N4 और Mg, ये होता है क्लोरोफिल का फार्मूला। तो याद रखिएगा, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होता है। इसमें मैग्नीशियम केंद्रीय परमाणु यानी कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल अणु के केंद्र में स्थित मुख्य तत्व है। जो कैल्शियम है वो क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। कैल्शियम पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना के लिए जरूरी होता है, ना कि वो क्लोरोफिल का घटक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं। जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। आयरन और मैग्नीज दोनों को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। ये पौधे जल का उपयोग सामान्यतः जड़ क्षेत्र की मिट्टी में करते हैं। तो जो हमारा आंसर है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो इसलिए बहुत ध्यान इस तरह के क्वेश्चन को देना है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने की गलती की वजह से आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल द्वारा खनिज और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, इसमें लिखा हुआ, जो कि गलत बात है। इससे अवशोषण मंद नहीं बल्कि क्या होता है, तीव्र होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये भी गलत वाला क्वेश्चन है, इसे भी बहुत ध्यान से देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा गलत है? प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो इसमें लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये बात क्या है, गलत है। क्योंकि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण नहीं बल्कि क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दो तरह की क्रियाएं होती हैं। इनके बारे में केमिस्ट्री की वीडियो में बहुत विस्तार से मैंने बताया है। तो जो ऑक्सीकरण होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में ओ निकल जाती है, अपचयन, ठीक है। अपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो क्या है, वो ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण अगर जुड़ रही है तो वो क्या है, ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है, जबकि अपचयन में क्या होता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन निकलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण से अधिक होने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधों के विकास में वृद्धि होगी। उत्पादन भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। पौधे बहुत अधिक मात्रा में भोजन का संग्रहण करेंगे या पौधों का विकास धीमा हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से क्या कह रहे हैं, ये अधिक हो गई है, श्वसन की दर ज़्यादा हो गई, तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा जो आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादित भोजन की तुलना में।
क्योंकि उत्पादन किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? उत्पादन होता है। अब ये कह रहे हैं कि श्वसन बढ़ गया है। श्वसन में भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो जब उत्पादन भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो जिससे पोषण के अभाव में यानी कि खाने की कमी पड़ जाएगी, पोषण का अभाव होगा और पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, क्योंकि भोजन का खर्च भोजन के उत्पादन से ज़्यादा हो जाएगा और संचित भोजन समाप्त होने लग जाता है, जिससे कि पौधों पर पोषण नहीं हो पाता और पौधा सूख जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिनम, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी परीक्षा के लिए, कि फलों में मुख्य रूप से साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। जो एब्सिसिक अम्ल है वो विकास अवरोधक हार्मोन है, पत्तियों के झड़ने और बीज की सुप्तावस्था को नियंत्रित करता है। जो ऑक्सिन है वो पौधों के शीर्ष भाग में बनता है और कोशिकाओं के बढ़ने में मदद करता है। इसके बाद जो जिब्रेलिन है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सा है। जिब्रेलिन तने की लंबाई बढ़ाने, बीजों के अंकुरण और फूलों के खिलने में बहुत मदद करता है। बहुत क्वेश्चन आता है जिब्रेलिन का भी कि फूलों के खिलने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो वो जिब्रेलिन होता है। तो इस सबका प्रयोग आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, होमी जे भाभा या जगदीश चंद्र बोस? तो जो हमारा आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। 20वीं सदी की शुरुआत में जगदीश चंद्र बोस ने इस यंत्र से साबित किया कि पौधों में जीवन है, भावनाएं हैं। पौधे भी एक इंसान की तरह ही महसूस करते हैं, प्रेम को भी और नफरत को भी। ये बिल्कुल प्रयोग हो चुका है कि अगर हम रोजाना पौधों के पास पानी लेके जाते हैं तो वो कोई और भावनाएं प्रकट करते हैं, खुश होते हैं। और अगर हम उनकी तरफ कुल्हाड़ी लेके जाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी हमारी तरह क्या होते हैं? दुखी होते हैं। और इसको सबसे पहले हमारे भारत के ही वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इस चीज़ का आविष्कार किया, इसकी खोज की थी। उनकी एक फेमस बुक थी रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902 में आई थी। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। और इसके बारे में अगर हो सके तो आप जगदीश चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लें। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, जो एशिया का फर्स्ट अंतः विषय विज्ञान अनुसंधान केंद्र था। तो 30 नवंबर 1858 में इनका जन्म हुआ था बंगाल में, और इसके बाद इन्होंने वहीं से स्नातक किया और बाद में नेचुरल साइंस में डिग्री इनकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थी। बाद में ये क्या हुए थे? भारत लौट के आए और फिजिक्स के प्रोफेसर बने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में, और इन्होंने वहाँ पर बहुत विरोध किया कि ब्रिटिश जो प्रोफेसर का वेतन था वो इनसे ज़्यादा था, तो उनका इन्होंने पुरजोर विरोध किया और 3 साल तक बिना किसी पैसे के पढ़ाया वहाँ पर और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने आगे झुकाया। ये भौतिक विज्ञान और बॉटनी यानी कि भौतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के ही वैज्ञानिक थे। इन्होंने भौतिक विज्ञान में भी बहुत सी खोजें की। रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव के क्षेत्र में इनकी अतुलनीय इनका योगदान है। जो रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी थे वो इनके शोध से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने पौधों में जीवन की खोज की और ये बहुत ही निस्वार्थ वैज्ञानिक थे। इन्होंने कभी भी अपने किसी भी जो इनकी खोजें थी उन्हें पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि इनका जो मानना था, ये कहते थे कि विज्ञान सार्वजनिक होना चाहिए ताकि समाज का भला हो। और समाज गहरे अंधविश्वास में आज भी डूबा हुआ है, जबकि हमारे वैज्ञानिक उस समय भी कितना आगे बढ़ चुके थे। तो बहुत ज़रूरी है वैज्ञानिक सोच होना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? पुंकेसर, परागकण, मूल शीर्ष या फिर पुंकेसर? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुंकेसर यानी कि पराग मात्र कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, ताकि अगुणित युग्मक बन सकें। पुंकेसर और जो पराग हैं ये क्या है? ये पुंकेसर द्विगुणित
कोशिका होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित पराग कणों का निर्माण होता है। और पुंकेसर नहीं, पुंकेसर की मात्र कोशिका, ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। और जो पराग कण होते हैं वो पहले से ही क्या हैं, अगुणित है, इसलिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो सकता है। मूल शीर्ष है, ये कायिक भाग है जहाँ समसूत्री विभाजन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूल के अंतरम भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ियाँ या फिर बाहरी दल? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्री केसर। जो फूल के सबसे अंदर का भाग है वो स्त्री केसर कहलाता है। ये मादा जनन अंग है, यह फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। तो 3 हिस्से होते हैं फूल के, इसके स्त्री केसर के 3 हिस्से होंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसके अलावा जो पुंकेसर है वो नर प्रजनन भाग है, वो स्त्री केसर के बाहर स्थित होता है। पंखुड़ियाँ हैं वो रंगीन भाग हैं, वो कीटों को आकर्षित करती हैं। फिर बाहरी दल या सेपल्स जो फूल का सबसे बाहरी हरा भाग होता है, जो कली को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर या फिर आलू बुखारा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेब एक सच्चा फल नहीं है। तो सच्चा फल क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट्स, जो केवल फूल के अंडाशय से विकसित होते हैं, जैसे अंगूर, खजूर और आलू बुखारा सब क्या हैं, सच्चे फल हैं। और झूठा या आभासी फल क्या होता है? जो अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य हिस्सों जैसे पुष्पासन से विकसित होता है। जो सेब है उसका जो गूदेदार और खाने योग्य भाग है वो पुष्पासन से बनता है, ना कि अंडाशय से, इसलिए ये सच्चा फल नहीं है। और इसके अलावा नाशपाती और स्ट्रॉबेरी ये भी सच्चे फल नहीं हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से घटनाओं का कौन सा संयोजन पुष्पी पादपों में जनन के दौरान के सही अनुक्रम को निरूपित करता है? तो ऑप्शन हमारे सामने हैं, बीजांड फल, अंडज भ्रूण, युग्मज बीज, अंडाशय फल। भ्रूण, अंडज, अंडाशय फल, बीजांड, युग्मज, युग्मज अंडा, अंडाशय फल, बीजांड बीज, युग्मज भ्रूण, अंडज फल, या फिर अंडज, युग्मज, युग्मज भ्रूण, बीजांड बीज, अंडाशय या फिर फल। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सही क्रम होता है। सबसे पहले जो अंडज है यानी कि जो एग सेल हैं उससे युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। फिर इसके बाद जो युग्मज आया उससे भ्रूण यानी कि एम्ब्रो में विकसित हो जाता है, वो विभाजित होकर, तो युग्मज विभाजित होकर भ्रूण में विकसित हो जाता है। इसके बाद बीजांड से बीज बनता है। निषेचन के बाद बीजांड यानी कि ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है। और उसके बाद जो अंडाशय है उससे क्या बनता है, फल बनता है। फूल का अंडाशय तेजी से विकसित यानी वृद्धि करता है और पककर फल में बदल जाता है। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है मटर में, पोसत में, कपास में या फिर मक्के में? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोसत में। हवा चलने पर पोसत का फल हिलता है और फल के ऊपरी छिद्रों से बीज बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। और ये क्या होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की? आर.एफ. रोज, पॉलिंग व कोरी, एमिल फिशर, जॉनसन और क्रिस्टी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिंग व कोरी। तो पोलिंग और कोरी ने वर्ष 1951 में प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की व्याख्या की। हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीड मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया और इस कार्य के लिए लिनस पोलिंग को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ACD, CDE, CKD और ABD? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए, बी और डी। याद रखिएगा दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए, बी और डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है? विटामिन ए, B1, D और A?
तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई देखने में अहम भूमिका निभाता है। तो देखिए सारे के सारे विटामिन, उनसे होने वाले रोग, उनके रासायनिक नाम और वो किस किस चीज़ से मिलते हैं वो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव आहार में निम्नलिखित में से किन विटामिन की कमी होने से शू यानी कि जीरोफ्लैस्मिया नामक रोग होता है? तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए। तो सू नामक जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो जो जीरोफ्लैस्मिया रोग है ये आँखों का रोग है और इसमें आँखें बिल्कुल सूख जाती हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से खाद्य पदार्थ विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होते हैं? मांस, फल, दाल या फिर सब्जियां? तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मांस। तो देखिए विटामिन B12 को मांसाहार के पक्ष में बहुत तर्क दिया जाता है। तो ये ठीक है कि दाल, सब्जियों और फल से पूरा नहीं होता है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि इसको B12 की पूर्ति करनी है तो केवल मांस ही एक ऑप्शन बचता है। ये मिट्टी में हमारा पाया जाता है, तो जो मिट्टी में सब्जियां उगती हैं उनमें ये पाया जाता है, और बाकी इसको हम बाहर से इसके सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं जो क्या होते हैं, बिल्कुल शाकाहार यानी कि वीगन होते हैं। तो B12 हम उससे पूर्ति हम कर सकते हैं B12 की। टोफू होता है, फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क आता है, सोया मिल्क, बादाम मिल्क, ओट मिल्क वगैरह होते हैं, उनसे भी विटामिन B12 की पूर्ति होती है। टोफू यानी कि सोयाबीन का पनीर आता है, उसको हम टोफू बोलते हैं। न्यूट्रिशन यीस्ट भी आता है जो पीले रंग का पाउडर होता है, जो केवल 1/4 कप अगर आप डेली खा लेंगे तो B12 की मात्रा आसानी से मिल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। तो इसलिए जो खट्टे जो ज़्यादा सब्जियां होती हैं, आंवला वगैरह, उन्हें लोहे की कढ़ाई में पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, आयरन के साथ रासायनिक क्रिया कर देता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है? B2, C या फिर के? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि के। तो देखिए विटामिन बी और सी दोनों पानी में घुलनशील होते हैं और बाकी सब के सब क्या होते हैं, विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राहुल बेरी से पीड़ित है, किसकी कमी है? विटामिन B1, C, A या फिर के? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की हेल्प करता है। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो जो हमारा आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है? ए, डी, सी या फिर के? तो इससे सभी परिचित होंगे। सूरज की रोशनी पड़ने से हम कौन सा विटामिन संचलित होता है? विटामिन डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है? एस्ट्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मल या फिर पित्तरस? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पित्तरस। यकृत ग्रंथि पित्तरस स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। तो याद रखिएगा, जो यकृत यानी कि लीवर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस का स्राव करती है, और जो ये गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में ये जाकर संग्रहित हो जाता है। इसका कार्य भोजन में वसा के पाचन में सहायता करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज?
तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन। अग्नाशय रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को ही पचाता है, ठीक है। इसके बाद जो पेप्सिन है वो पेप्सिन आमाशय में होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और लाइपेज हमारा वसा को पचाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह उदर के ऊपर भाग में बाईं ओर स्थित होता है। यह पित्त रस को स्रावित करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, पहली बात तो ध्यान रखिए कथन सही नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ये उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। ये बात गलत है। ये उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित होता है। और बाकी सारे जो पॉइंट हैं, ये पित्तरस का स्रावित करता है, पित्ताशय में थैली जमा होते हैं, ऊपर बात हो चुकी थी, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, ये सारी बातें क्या हैं, सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। विटामिन और उनके नाम हैं। तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B12 कोबालोमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिकम, विटामिन डी ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। तो इन्हें मैच करना है और ये देखिए बिल्कुल मैच ही ये हमें दे रखे हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन B12 का कोवालामिन या फिर इसे साइकोवालामिन भी कहते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी अर्गोकैल्सिफेरॉल। तो इनके रासायनिक नाम आप याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रासायनिक नाम है इन सारे विटामिन के। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो बैठता है वो बैठता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A1 B2 C3 D4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे कहते हैं एड्रेनालिन, कंठमणि, कॉर्न या फिर ग्रसिका। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंठमणि या इसको एडम एप्पल भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट या उपरोक्त में एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर है हमारा सी, यानी कि लिम्फोसाइट। जो शरीर की प्रतिरोधकता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है वो है लिम्फोसाइट। ये WBC का एक प्रकार है। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल है जो बैक्टीरिया और वायरस और अन्य हानिकारक तत्वों से लड़कर हमारी रक्षा करती है, एंटीबॉडी बनाकर संक्रमण से बचाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो पिछली वीडियो में भी इन पे विस्तार से बात हुई है, ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त पट्टिकाणु को नाम से भी जाना जाता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स या फिर ल्यूकोसाइट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट्स हैं उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है RBC को और ल्यूकोसाइट कहा जाता है WBC को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है, 4, 2, 1 या फिर 3। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है, 2 माइक्रोमीटर, 40 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर या 7 से 8 माइक्रोमीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाल रक्त कणिकाओं का व्यास 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं की अस्तर लाल ग्रंथियों की वाहिकाओं का निर्माण करता है, सल की उपकला, घनाभाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला या फिर ग्रंथिल उपकला। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी घनाभाकार उपकला। ये घन के आकार की होती हैं और ये वृक्क नलिकाओं यानी कि किडनी ट्यूबल्स के अंदर और लाल ग्रंथियों की वाहिकाओं में का निर्माण करती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, यूरिया मंड के पाचन से उत्पन्न होता है, यूरिया फेफड़े और वृक्क में उत्पन्न होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया यकृत यानी कि लीवर में निर्माण इसका होता है, वहाँ उत्पन्न होता है ये, और इसकी जो उत्पन्न होने की क्रिया है वो आर्निथिन चक्र कहलाती है। यकृत कोशिकाएं हानिकारक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर उसे यूरिया में बदल देती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? हमारे ऑप्शन जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया, खमीर या फिर मानव पेशी कोशिका। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानव पेशी कोशिका। अधिक व्यायाम करने से, जब अधिक व्यायाम खिंचाव होने से पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल में जमा होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स, अक्षतंतु, ध्रुमास्म या फिर आवेग। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिनेप्स। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉनों के बीच के अंतर को सिनेप्स कहा जाता है, या तंत्रिकाक्ष युग्मन भी इसे कहा जाता है। यहीं से रासायनिक संकेत गुजरते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? मेडुला, सेरेब्रम, पोन्स या फिर सेरिबेलम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेरिबेलम। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखने, मुद्रा सीधी रखने में और चलने जैसी स्वैच्छिक क्रियाओं को निरूपित करता है। इसके अलावा मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं से बीपी है, लार है, उल्टी है, उनका नियंत्रण करता है। सेरेब्रम सोच, बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति का केंद्र है। और जो पोन्स है वो श्वसन को विनियमित करने में मदद करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगड़न और उल्टी का नियमन करता है? तो अभी ये आ चुका है कि जो उल्टी का निर्माण करता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चभाग से, अग्रभाग से, थायराइड ग्रंथि से या अग्नाशय से? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि, यह हार्मोनल शरीर की वृद्धि, हड्डी मांसपेशियों के विकास और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? थायरोक्सिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरोन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।